हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन में वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में बेसिक चीज़ भी पढ़ेंगे, यानी वृत्त यानी सर्कल, और सर्कल से संबंधित प्रश्न भी करेंगे। जैसा कि आप ट्रायंगल में देख चुके हैं, यानी त्रिभुज हम आपको पढ़ाए थे। उसके बाद 2-3 वीडियो के बाद सारे फिगर से मिसलेनियस जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम करवा देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वृत्त से। और सबसे पहले वृत्त और वलय पर आधारित प्रश्न जो होगा हमारा, दोस्तों आपको पता है यही हमारा वृत्त है। वृत्त की ये परिधि है, ये घेरा, और एक यहाँ केंद्र बिंदु जो एकदम सेंटर में होता है। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा हमेशा त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या को स्मॉल आर से लिख देते हैं। ये आर से लिखते हैं किसको? त्रिज्या को। ये त्रिज्या हो गया। दोस्तों आपको पता है केंद्र बिंदु से परिधि को किधर भी छू दे वो त्रिज्या ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और दोस्तों केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये आपका परिधि है, ये जो घेरा है। याद रहे कि ये जो वृत्त आप देख रहे हैं, नहीं वृत्त परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु, चूंकि परिधि पर अनंत बिंदु है, हुआ क्या होगा कि ये डॉट 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 डॉट, लेकिन बहुत नज़दीक सट सट के ये डॉट डॉट तब एक घेरा बनाता है। तो वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु जो होता है केवल एक ही वो होता है। दोस्तों वृत्त के परिधि पर किसी भी दो बिंदु को मिला देने वाली रेखा जो होती है वो जीवा कहलाती है। इसको हम जीवा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? जीवा, यानी कोड, CHORD, कोड। दोस्तों ध्यान देना, ये केंद्र बिंदु है मान लो, तो वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये जीवा ही होती है, ये जीवा होती है। अब देखो, अब वृत्त के परिधि पर स्थित कोई बिंदु को मिलाएं, ये जीवा ही होती है, लेकिन अगर वो केंद्र बिंदु से होकर गुजर गया है, केंद्र बिंदु से होकर गुजर गया है तो ये व्यास होगा। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, क्योंकि अगला जो खींचेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, और खींचेंगे उधर जाके तो और छोटा हो जाएगा जीवा। इसमें सबसे बड़ी जीवा वो है जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरा है, यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? व्यास, यानी कि डायमीटर, डी से लिखते इसको, होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी ये देखो ऐसे खींच दिया, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगा। केंद्र से अगर ज्यादा दूर हो रहा है तो वो जीवा छोटा हो जाएगा। केंद्र से जितना ज्यादा दूर रहेगा वो उतना छोटा हो जाएगा, और केंद्र के जितने नजदीक होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, और केंद्र से होकर जिस टाइम गुजरेगा उससे बड़ा फिर कोई नहीं होगा। जितने भी जीवा केंद्र बिंदु से होकर गुजर जाए वो सभी जीवा व्यास हो जाएगा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया है कि जीवा किसको कहेंगे? तो भैया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है वही व्यास है। व्यास आपको पता हो गया, व्यास एक त्रिज्या यहाँ से और फिर एक त्रिज्या यहाँ से, यानी दो त्रिज्या के बराबर होता है व्यास। ये डायमीटर जो होता है कितने त्रिज्या के बराबर? 2 त्रिज्या के बराबर होता है। 2 त्रिज्या के बराबर क्या होता है? व्यास होता है। अगर आपका रेडियस यानी त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो व्यास जो होगा उस वृत्त का 5 दूना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ से यहाँ तक और फिर 5 यहाँ से यहाँ तक, 5 5 10 हो जाएगा। दोस्तों एक बात आपको पता है, ये देखिए वृत्त के ये 2 बराबर भाग हैं। एक भाग इधर मान लो कि इसको फर्स्ट भाग कह दिए हम, ठीक है, फर्स्ट भाग, इसको वृत्तखंड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। ये क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। और दोस्तों ये दोनों वृत्तखंड ही हुआ, इधर भी वृत्तखंड हुआ, इधर भी वृत्तखंड हुआ, ये सब क्या है? वृत्तखंड ही है। लेकिन कभी कभी ये बड़ा छोटा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और यहाँ पर मैंने जीवा खींच दिया, केंद्र बिंदु यहाँ पर था, तो नीचे वाला जो हो गया ना दोस्तों, ये नीचे वाला ये छोटा हो गया,
तो इसको हम क्या कहते हैं, लघु, लघु माने छोटा, लघु वृत्त खंड कहते हैं, इसको हम लघु वृत्त खंड कहते हैं। जबकि इस लाइन से ऊपर जो बच गया है वो बड़ा वाला भाग है वृत्त का, तो इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड। इसको क्या बोलते हैं हम, दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। तो याद रखिएगा, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड, ये आपका हो गया। अब देखो, ये जीवा ही वृत्त को दो भाग में बांटा, छोटा वाला लघु वृत्त खंड, बड़ा वाला दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। लेकिन मान लो कि ऐसा हो जाए, यहां केंद्र बिंदु है, तब तो ये अर्धवृत्त हो जाता है ना, यह केंद्र बिंदु है, ये क्या हो जाता है, अर्धवृत्त हो जाता है, आधा वृत्त है ये। अब एक बात आ जाइए, ये जो वृत्त है ना, ये इसकी परिधि है, लेकिन अगर इस पूरे का एरिया आपको चाहिए, ये पूरा एरिया आपको चाहिए कि ये पूरा एरिया कितना है, ये पूरा एरिया, तो इस वृत्त की एरिया जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई जो होता है वो 22/7 के बराबर होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। उसके बाद आप ये जो घेरा देख रहे हैं, ये जो घेरा गया है, ये घेरा लास्ट वाला अंतिम वाला घेरा, ये क्या है, ये वृत्त की परिधि है। ये क्या है, वृत्त की परिधि। तो दोस्तों परिधि, जैसे त्रिभुज में परिमाप हुआ करता था, इसमें उसको हम परिधि बोलते हैं, यही घेरा का नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज था, आपने देखा था पीछे की वीडियो में, तो ये पूरा जोड़ देते थे, तीनों भुजा के लंबाई को जोड़ लेते थे, तो वही आपका परिमाप हो जाता था। इसमें इसका ये क्या कहलाता है, ये जो घेरा है ना लास्ट वाला, ये आपका परिधि कहलाता है, परिधि। तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो ये बात आपको याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², परिधि होता है 2πr। अब देखो, आप एक काम कर सकते हो, 2 पाई का मान होता है 22/7 और r को r रहने दो, क्या हो जाएगा, 7 से तो 2 कटेगा नहीं, या 22 नहीं कटेगा, तो 22 दूना हो गया 44/7 गुना r। इसको याद रखना, r गुना 44/7, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, r गुना 44/7। बोलो, ऐसे याद रखने से क्या फायदा होने वाला है, वो फायदा आपको ये होने वाला है, पहले इसे आप तो देख लीजिए, यही वृत्त की परिधि है, पाई का मान 22/7 रख दिया, ये 2, ये पाई का मान और ये r, पाई का मान 22/7, तो 22 दूना 44/7, ये हो गया आपका 22 दूना 44/7 गुने r, यानी 44 गुने 7, 44/7 गुने r हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बात सुनिए, ये आपका वृत्त है, ये आप देख रहे हैं कि केंद्र बिंदु है, यहां से 2 त्रिज्या खींच दिया परिधि पर। अब ये जो आपको एरिया बच गया, ये 2 त्रिज्या, और इसको कहते हैं दोस्तों चाप। इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। चाप क्या होता है, तो चाप जो होता है हमारा, चाप जो होता है ना, ये चाप होता है परिधि का एक पार्ट है। हाँ, पूरा तो परिधि था, ये पूरा घेरा परिधि था, लेकिन परिधि का ही एक पार्ट होता है जिसको हम चाप बोलते हैं, ठीक है, चाप। अब सुनिए, और ये आपका त्रिज्या है, ये आपका त्रिज्या है, और इस एरिया को, इस पूरे एरिया को, इसको हम क्या बोलते हैं जानते हैं, चाप और त्रिज्या से घिरा हुआ जो एरिया है, त्रिज्या से घिरा हुआ एरिया, ये आप इसको कहेंगे त्रिज्य खंड कहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं दोस्तों। तो ये बात आपको जानना है। क्यों जानना है ये सब बातें, क्योंकि जब ये बात आपको पता रहेगा और सवाल कहेगा कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और तो उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, उस वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका चाप इतना है, या कह देगा कि 2 त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र का त्रिज्य खंड का एरिया बताइए, और त्रिज्या की लंबाई आपको दे देगा। तो उस समय त्रिज्य खंड मतलब आप समझिएगा तब ना, ये त्रिज्या से घिरा हुआ, अच्छा ये भी त्रिज्य खंड है और ये भी त्रिज्य खंड हुआ, क्योंकि ये भी 2 त्रिज्या है और ये थोड़ा बड़ा वाला हो गया, यानी दीर्घ त्रिज्य खंड, इसको लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। इसकी एरिया हम निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे ये जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर मान लो कि ये वृत्त है आपके सामने, यहाँ केंद्र बिंदु है, ठीक है, केंद्र बिंदु O।
अब एक बात समझ लो, अगर मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या मैं आपको कुछ दे दूं, इसकी त्रिज्या मान लो 7 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। पाई का मतलब 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 लिखेंगे। एक 7 से 7 कट जाएगा। अब 22 सत्ते 154, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, ये वर्ग सेंटीमीटर कहाँ से लिखा मैं? सेंटीमीटर, चूंकि 7 सेंटीमीटर और फिर 7 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना हो गया तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया। और एरिया हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर में ही होगा, यानी उस पर स्क्वायर लगा हुआ होगा, या मीटर में हो या किलोमीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। अब समझिए जरा कि अगर ये ऐसे इसको खींच के और ऐसे खींच देते, यानी कि इसको हमने 4 भाग में बांट दिया इस वृत्त को, तो केवल ये वाला अगर हमको पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे एरिया का यानी 154 का ये 1/4 है। 1/4 है, क्यों? क्योंकि ये 4 भाग में बट गया है, तो 154 का 1/4। अब 4 से अगर इसको काटते हैं तो काटिए, 4 तिहाई 12, शेष बच गया कितना? 4 तिहाई 12, शेष बच गया 3, 3 पर 4 34, तो 4 8 32, शेष 2, 2 पर 0 20, 4 5 20, 38 हो गया। ये 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। आप कहेंगे कि इसका जो एरिया 38.5 वर्ग सेंटीमीटर कैसे हुआ? ये 1/4 क्यों किया? क्योंकि 4 गो था, 1 2 3 4, तो 1/4 ना है, पूरे एरिया का 1/4 है, यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरे एरिया का 1/4। अब जानिए, ये 1/4 पहले से भी आप रटे हैं फार्मूला में, लेकिन आप भूल जाते हैं। कैसे? आप याद किए होंगे त्रिज्यखंड का एरिया पाई आर स्क्वायर और θ/360, आपने ये याद किया है। और पाई आर स्क्वायर से तो हम मान निकाल चुके हैं, पाई आर स्क्वायर से मान कितना निकाल चुके हैं? 154, तो 154 एरिया रख दिया। पाई आर स्क्वायर क्यों होता है? वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और θ/360, आपको पता है कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, पूरा एक चक्कर लगेगा तो, और हमको निकालना है ये वाला और ये वाला, तो इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि 90 चौका 360, 4 पार्ट बटेगा तो 360 डिग्री भी 4 पार्ट में बट जाएगा, तो 90 डिग्री हुआ। यानी थीटा के जगह ऊपर रखाया 90 और नीचे पूरे कितना का? 360 का। 360 में 90 का मान निकालना है, तो 90 चौका 360 हुआ और 4 का आधा 2 हुआ, 154 का आधा कितना हो गया? 7 दूना 14, 7 2 सत्ते 14, यानी 77/2, यानी 38.5, 38.5 हो गया ना। तो आप ऐसे करेंगे, यानी अब आपको ये याद रखना होगा भैया कि कोई अगर वृत्त है और उस वृत्त के आपको निकालने हैं, उस वृत्त का आपको निकालना है, उस त्रिज्यखंड का एरिया, इसका एरिया अगर निकालना हो तो आपको यहाँ वाला कोण पता होना चाहिए और त्रिज्या पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? झट से आप फार्मूला लगा देंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा भैया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का जितना डिग्री में हमको निकालना है, अब पूरा 360 होता है, यानी पाई आर स्क्वायर θ/360। ये इसीलिए याद करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो एरिया है वृत्त का ना एक पार्ट है, तो पूरे वृत्त के एरिया निकाल के जितना डिग्री में है, अगर ये 60 है तो यहाँ 60/360 कर लेंगे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़िए जरा। अब देखिए, ये वृत्त है और वृत्त की ये परिधि है दोस्तों। अब अगर आपको मान लो कि ये यहाँ से त्रिज्या खींच दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोण दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। अब आपसे मैंने ये पूछ लिया कि भैया इस चाप की लंबाई तो बताओ मुझे, इस चाप की लंबाई, ये जो ब्लैक वाला है, इतनी इसकी लंबाई क्या होगी, जबकि इसकी त्रिज्या मान लो मैंने 14 सेंटीमीटर दे दिया हो आपको। इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो ये ब्लैक वाला जो पार्ट है इसका मान आपको निकालना है। तो देखो ये क्या है, ये पूरे
पूरे वृत्त का एक पार्ट, मतलब पूरे परिधि का एक पार्ट है, पूरे परिधि का एक पार्ट है। तो पहले फॉर्मूला परिधि का लगेगा 2πr, और उसके बाद थीटा अब बटा पूरा एक चक्कर होने पर 360 होता है। तो जितना डिग्री का निकालना है उसको यहां पर लिखना है दोस्तों। 2π का मान होता है 22/7, r का मतलब जो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या 14 दिया हुआ है, और थीटा बटा 360। तो आपको 60 डिग्री का मान निकालना है, कितना में? 360 में, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर पूरा एक चक्कर लगने पर 360 का कोण बन जाता है ना। अब देखो, अब ये 60 छके मतलब कि 1/6 भाग हुआ। ये जो परिधि हुआ ना, ये वाला ये पूरे का, ये वाला चाप जो हुआ, ये परिधि का 1/6 भाग हुआ। हाँ, अब देखो आप क्या कर दोगे, 7 दूना 14 काट दोगे। चलो 2 तिहाई 6 भी काट दिया मैंने, 22 दूना 44 और 44/3। अब भाग लगा लीजिए, 14 तिहाई 42 और 2 44, यानी 14.2/3 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे हो जाएगा। अब आप समझ गए हैं कि ये वाला एरिया निकालना है, तो एरिया का थीटा बटा 360, एरिया का फार्मूला आपका है πr², थीटा बटा 360। तो ये कब यूज करेंगे हम? ये तब करेंगे जब कोई एरिया निकालना होगा। अब अगर आपको इस चाप की लंबाई बतानी हो, तो चाप की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, परिधि लिख देंगे 2πr, क्योंकि परिधि का ही एक पार्ट होता है चाप। परिधि का फार्मूला लिख दिए, और थीटा बटा 360। ऐसे होगा भैया काम, ठीक है। अब आ जाइए, आगे बढ़ जाइए ना। देखिए, और एक बात अब देख लो, ये है, सॉरी, ये है आपका अर्धवृत्त। ये क्या आपका अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में आपको क्या करना है, आपको पता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का πr² का कितना? आधा। πr² का 1/2, इसलिए πr²/2 लिखा हुआ रहता है जब आप बुक में देखते हैं। आगे देखिएगा, और अर्धवृत्त का ये परिधि कितना होगा? अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिधि क्या करने वाले हैं आप? अर्धवृत्त का परिधि क्या? 2πr का आधा क्या? पूरे वृत्त के परिधि का आधा क्या? नहीं, गलत है। पूरे वृत्त के परिधि का आधा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सुन लीजिए, इसमें क्या करना होगा। देखो, सबसे पहले पूरे वृत्त के परिधि का आधा कितना हुआ सो समझो जरा। आप एक बात बताओ, ये पूरा वृत्त हुआ, तो इसकी जो घेरा है उसकी लंबाई तो 2πr हुई। अर्धवृत्त की परिधि यही होती है ना, 2πr। तो अगर इसमें हम आधा लेते हैं तो 2πr तक पूरा एक चक्कर लगने पर, तो आधा तो केवल πr ही होगा ना। अगर हम आधा लेंगे तो कितना होगा? आधा लेंगे तो इसको हटाते हैं, चलो अब इसको भी हटाते हैं, इसको हटा दीजिए। अब देखो, तो पूरा परिधि होता है 2πr। इसका मतलब है कि एक बार πr और फिर πr, ठीक है ना, तब ना हुआ ये 2πr। यानी आप ये कह सकते हो दोस्तों कि यहां से यहां तक केवल एक बार πr होगा, ठीक है। कहां से कहां तक? तो याद रहे, यहां से यहां तक एक बार πr हुआ, और फिर यहां से यहां तक एक बार πr हुआ, तो 2 बार πr यानी हो गया इसकी घेरा 2πr। लेकिन जब हम अर्धवृत्त में चलेंगे, तो ई वाला तो हम मिटा देंगे। अर्धवृत्त में ये तो रहेगा ना, ये रहेगा ना। अब सुनो, तो इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक एक त्रिज्या और यहां से यहां तक एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या भी इंक्लूड होगा, तब जाके पूरा अर्धवृत्त का घेरा बनेगा और वो परिधि होगा। तो भैया अर्धवृत्त का परिधि हुआ ई वाला πr, और फिर r प्लस r, यानी 2 गो r ऊपर में और जुड़ गया। r को कॉमन ले लो, अब पाई, यहाँ पाई अब +2 लिख लो, दोनों में r है, r कॉमन, अब पाई +2, ये हो गया आपका अर्धवृत्त का परिधि। इसको अब अच्छा से लिख लो,
इसको याद रखोगे थोड़ा मुश्किल, लेकिन ऐसे कर लेते हैं। पाई का मतलब 22/7 अब प्लस 2। अब क्या हुआ कि 7 दूना 14, 22 हुआ 36/7। क्यों ना इसको हम ऐसे याद कर लें, r गुना 36/7, r गुना 36/7। डायरेक्ट अब इसको याद रखिए। और जबकि वृत्त की परिधि होती है ये 2πr और ये हो जाता है r गुना 44/7। इसको भी याद रख लो, r गुना 44/7। 44 चूंकि वृत्त है तो वृत्त में बड़ा होगा, 7 दोनों में है लेकिन यहाँ 44 ज्यादा होगा क्योंकि ये वृत्त है और ये अर्धवृत्त है, तो यहाँ 36/7। तो r गुने 44/7 और r गुने 36/7 अर्धवृत्त और वृत्त की परिधि है। अब आपको इससे फायदा क्या होने वाला है, सीधे कभी कह देगा कि एक वृत्त है जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताओ या क्षेत्रफल बताओ। तो जब परिधि 88 दिया है वृत्त का, किसका, अर्धवृत्त का नहीं, वृत्त का बोल रहे हैं, तो वृत्त का परिधि है 88, तो सीधे परिधि के फॉर्मूला लिख देंगे r गुना 44/7। जबकि परिधि है 88 सेंटीमीटर, तो 44 दूना 88 काट देंगे, r बराबर 7 दूना 14 लिख लेंगे। हमारी त्रिज्या हो गई कितनी, 14 सेंटीमीटर। और जब त्रिज्या पता है, क्षेत्रफल पता करना होता तो कोई बड़ी बात ना है, पाई r² लगा देंगे, यानी 22/7 और 14 गुने 14 लिख देंगे त्रिज्या के जगह। 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी 22 गुना 28 गुना कर दीजिए, जो आ जाए वही आंसर आपका हो गया। तो आपको ये काम करना है। आइए अब हम आते हैं आगे सवाल पर आते हैं, ठीक है। कुछ सवाल करते हैं छोटा छोटा, ताकि जो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ा उससे कुछ सवाल बनना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये आपका सबसे पहले जो अनुपात वाला है, तो एक चीज़ और सीख लीजिए। मान लो कि एक वृत्त है ये, ठीक है, और इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक, और एक वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह दे कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो इसका क्षेत्रफल पाई r² रखोगे और उसका क्षेत्रफल पाई, देखो पाई दोनों में सेम रहेगा लेकिन त्रिज्या अलग अलग है, तो इसमें r छोटा है और इसमें बड़ा है, तो r ऐसे लिख देते हैं। अब क्या होगा, पाई पाई कट जाएगा, r², यानी 7 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे 49, और देखो आगे 12 का स्क्वायर लिख देंगे 144। ये हो गया 49/144। यानी हुआ क्या, हम ये सब ना करके सीधे 7 का स्क्वायर 49 लिख देते, अब 12 का स्क्वायर 144 लिख देते तो हो जाता। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब त्रिज्या पता हो और क्षेत्रफल पता करना हो, त्रिज्या पता हो और क्षेत्रफल का रेशियो पता करना हो, ये रेशियो में ऐसा काम करना, तो केवल त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा। और जस्ट वैसा ही सोचिए, जब आपको क्षेत्रफल पता रहता और दोनों वृत्त का त्रिज्या आपसे पूछ लेता तो क्या दिक्कत है, हम इसका वर्गमूल कर देंगे। 49 का वर्गमूल 7 और 144 का वर्गमूल 12, 7:12। देखिए इसका 7 है, इसका 12 है। जब वर्ग से वर्गमूल होगा तब वर्गमूल से वापस वर्ग करके हम जा सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक बात पर। अब सोचिए, यह सवाल आप देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है। एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः 25:64 है, यानी 2 वृत्ताकार मैदान है और इसका अनुपात दिया हुआ है। यदि बड़े मैदान की त्रिज्या 16 मीटर है तो छोटे मैदान की त्रिज्या क्या होगी। क्या देख रहे हैं यहां पर, क्षेत्रफल का अनुपात देख रहे हैं। तो क्षेत्रफल का ये अनुपात है पहला और ये दूसरा, इसमें क्या है 25:64 में है। तो भैया इसकी त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या, वो त्रिज्या के रेशियो, इसको वर्गमूल बना दो ना, तो 5:8 वर्गमूल होने पर। अब कहता है यदि बड़े मैदान की त्रिज्या 16 मीटर है, इसमें बड़ा मैदान कौन होगा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगा वही ना बड़ा होगा। तब बड़ा होगा भाई, ये देखिए इसकी त्रिज्या अनुपात में 8, जबकि रियल में त्रिज्या 16 मीटर, तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 8 दूना 16, यानी 1 की वैल्यू 2 मीटर। तो भैया 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 दूना 10 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। 10 मीटर है आपको ऑप्शन बी में, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा अगला सवाल, वृत्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के एक चतुर्थांश के आकार में एक कागज के शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है। इसका मतलब समझे, अगर मान लीजिए कि कागज का एक टुकड़ा है जो वृत्त के चतुर्थांश में है, वृत्त के चतुर्थांश में है, यानी ये बात ऐसे है, माने वृत्त का एक चौथा पार्ट है। जैसे मान लो कि ये एक वृत्त है, अब वृत्त के 4 पार्ट ऐसे कर लीजिए, तो एक पार्ट है ये, है ना। कहता है वृत्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज के शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, यानी इसको मिलाकर है 75 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक बात यहाँ बताइए कि अगर इसका परिमाप 75 है तो इसमें 2 बार r होगा और फिर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो एक काम करते हैं, ये 2r प्लस इसकी लंबाई नहीं पता है हमें, तो l लिख दिए, अब बराबर लिख देते हैं 75। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, हम ऐसा कर सकते हैं कि ये तो 90 डिग्री का कोण है। अब 90 डिग्री का कोण है तो इसका अगर हम पूरा परिमाप निकाल लें, इसका पूरा परिमाप निकाल लें, अच्छा इसको अगर हम निकालें तो इसको कैसे निकालोगे, ये तो 2r रहने दो, अब प्लस ये वृत्त के परिधि का एक चौथाई है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई r और उसका 1/4, ये l के लिए इतना, l जो मैंने लिखा था इसके लिए, अब बराबर ये कौन 75। 2r हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें 1 और प्लस 2r कॉमन निकल गया तो बचा पाई 1/4, ये बच गया, प्लस यहाँ है, बराबर कितना हमारा 75। अब देखिए तो ये हो जाता है आपका 2r और उसके बाद पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ लिखते 1 + 22/7 इंटू 1/4, तो कितना हो जाता है ये 7 चौके 28, 28 इकाई 28 और प्लस 22 और बट्टा 7 चौके 28, तो 8 2 10 और 2 2 4 1 5, 50/28, यानी इसको छोटा कर दे 25/14, तो 25/14 ये हल होके होता है, यानी कि हम 2r और ये 25/14 अब बराबर 75 लिख दें। चलिए 25 तिहाई 75 लिख सकते हैं। अब 2 14 दूना 28, 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में, इधर कटेगा, r बराबर 7 या 21 हो गया, यानी कि त्रिज्या हमें निकल के आ गया 21। अब आपसे क्या पूछता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब हमें त्रिज्या पता चल गया 21, हमें सिर्फ इसकी एरिया निकालना है, तो पूरे वृत्त के एरिया का 1/4 होगा, तो पूरा वृत्त का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, पाई r² करके, अब बस उसका 1/4 कर देना है, तो पाई का मान 22/7, r² मतलब 21 गुना 21, क्योंकि त्रिज्या 21 पता है, और इसका 1/4। अब इसको काट दीजिए, 7 या 21, 4 का आधा 2, 22 का आधा हो गया आपका 11, अब उसको गुना कर दीजिए, 11 तिहाई 33 गुना 21 और बट्टा 2, जब इसको भाग दे देंगे तो आपका ये आ जाएगा 346.5, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो ये तरीका लगाना है यहाँ पर। आइए देखिए अगला सवाल 3 नंबर, एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है, उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि है ना, तो हमने बोला r गुना 36/7 लिखने के लिए, अर्धवृत्त के परिधि के लिए, और बस परिधि 36 दिया है, पता चल गया, 36 36 कट गया, r बराबर हो गया 7, ये 7 उधर चला गया, 7 हो गया। तो अर्धवृत्त का पथ का क्षेत्रफल पूछा है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा यानी पाई r² का 1/2 होगा, पाई का मान होगा 22/7, r² मतलब 7 गुने 7 ये वाला, और गुना 1/2, लो 7 से 7 काट दिया, 22 से 11 बार में, 22 को 2 से 11 बार में, 11 7 77, 77 हो जाता है ऑप्शन डी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है ये देखिए, चौथा है, किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है। देखिए इसका क्या मतलब है, कोई एक वृत्त है और इस वृत्त में
वृत्त की एक खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना हुआ है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल कहा है दोस्तों, त्रिज्य खंड का नहीं। त्रिज्य खंड का होता है पूरे का एरिया, लेकिन वृत्त खंड मतलब यहाँ से यहाँ अगर मिला देते हैं तो ये एक क्या बनता है, एक पार्ट बनता है, ये एक वृत्त खंड हो गया। और इस चाप की लंबाई 3.5 बोला है, 3.5, और जबकि इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 है। तो आपको ये वाला एरिया बताना है। इसके लिए आप क्या करना ना, त्रिज्या गुना चाप, त्रिज्या गुना चाप बट्टा 2, ये वृत्तखंड की एरिया के लिए, वृत्तखंड की एरिया, त्रिज्या खंड की नहीं, वृत्तखंड की एरिया के लिए r गुने चाप यानी त्रिज्या गुने चाप बट्टा 2। तो r आपको पता है 5 और चाप है 3.5 बट्टा 2, 35 पचे 175 दशमलव यहाँ बट्टा 2, भाग लगा दीजिए, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 8.75 वर्ग सेंटीमीटर, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए, कहता है यदि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य एवं आंतरिक व्यास 728 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर है तो पथ की चौड़ाई कितनी होगी। दोस्तों, एक वृत्ताकार पथ का बाह्य एवं आंतरिक व्यास है, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, यहाँ केंद्र हो गया। इसका बाहरी और अंदरी व्यास बोला है, तो बड़का डी से बाहरी व्यास लिख देते हैं 728 यानी ये वाला, और छोटा वाला डी से ये 700 लिख देते हैं। दोस्तों, तो इसमें त्रिज्या, बड़ा वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा इसको आधा, 728 के आधा 2 से काट दिए, 36 दूना 72, 2 चौके 8, और छोटा वाला आर इसका आधा 350। आपसे क्या कहा है, पथ की चौड़ाई कितनी, तो पथ की चौड़ाई कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया बड़का यार, और यहाँ से यहाँ तक हो गया छोटका, तो यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो चौड़ाई जो हो जाएगा ना, ये चौड़ाई जो हो जाएगा ये दोनों त्रिज्या का अंतर ही हो जाएगा और कुछ नहीं। लो 364 में से घटा दो 350 को, आपका 14 हो जाएगा आंसर, 14 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा उस रास्ते की चौड़ाई। तो कोई भी वृत्ताकार मैदान हो उसके रास्ते का जो चौड़ाई होता है ना, वो बड़का और माइनस छोटका आर होता है, तो ये होता है भैया। चलो, तो कोई बात नहीं, ये कट भी गया है, हाँ ठीक है, हाँ तो आ गया है आपका। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम अगला वीडियो बनाएं, और बनाने के लिए एकदम मेरे अंदर हिम्मत आए, क्योंकि जब आप वीडियो को पसंद करते हैं तो और अच्छा से वीडियो बनाने का मन करता है, तो इससे आपसे सपोर्ट मिलता है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वृत्त पर एक वीडियो हम और लेकर आने वाले हैं, क्योंकि कुछ टाइप और है इसमें जो बताना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको धुरीना पर पूरा मैथ का क्लास चाहिए तो जाकर ले सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।